एक प्राचीन खंडहर की गहराई में एक्सप्लोरर्स की एक टीम अपने ही खून के तालाब में पड़ी हुई है। वहां बचने वाला इकलौता इंसान है जूलियन, जिसे तुम वॉलमार्ट का सन जिन वू भी कह सकते हो। वो एक होनहार सोर्ड्समैन है जिसने अभी तक उस इंसेनली पावरफुल दुश्मन के सामने हार नहीं मानी है जिसने उसकी पूरी टीम को मार डाला। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ रखी है क्योंकि एक विशालकाय स्नेक मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए अपना सिर उठाता है। जैसे ही वो स्नेक मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटता है, जूलियन भागकर साइड में हो जाता है और फिर बहुत ऊंचाई पर कूदकर उस पर एक जोरदार प्रहार करता है। लेकिन वो स्नेक मॉन्स्टर भी बहुत चालाक है और उसे इस हमले का पहले से ही अंदाजा था। वो अपने बेहद मजबूत नाखूनों से जूलियन के हमले को रोक लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। जूलियन उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचने के लिए दीवार की तरफ भागता है और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर झपट पड़ता है। वो मॉन्स्टर उसे पूरा निगलने के लिए अपना जबड़ा चौड़ा कर लेता है, लेकिन ऐन मौके पर उसकी नजर जूलियन की तलवार पर चमकते हुए नीले ऑरा पर पड़ती है। वो मॉन्स्टर तुरंत समझ जाता है कि ये हमला खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो अपनी पूंछ से जोरदार वार करके जूलियन को दूर फेंक देता है। जूलियन के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और वो सीधे दीवार से जा टकराता है, लेकिन मॉन्स्टर के दोबारा हमला करने से ठीक पहले उसे होश आ जाता है। वो बचकर साइड में निकल जाता है और देखता है कि मॉन्स्टर का सिर दीवार में फंस गया है और ये उसके लिए उस मॉन्स्टर को खत्म करने का सबसे सुनहरा मौका है। वो ऊपर कूदता है और सांप के सिर में वार करने के लिए अपनी तलवार के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन उसकी तलवार उस भयानक पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बीच से टूट जाती है, जिससे उसका आधा हिस्सा सांप के सिर के अंदर ही फंसा रह जाता है। उस धमाके की वजह से जूलियन दूर जाकर गिरता है और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, वो सांप खुद को आजाद कर लेता है और सीधा उसके पैर को चबा लेता है। जूलियन दर्द से चीख उठता है और अपनी टूटी हुई तलवार से सांप की आंख पर बार बार वार करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए इतना काफी नहीं होता। वो सांप उसके पैर को किसी खिलौने की तरह चबाता रहता है और फिर उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। वो सांप लगातार जूलियन के पैरों को फाड़ता रहता है, जबकि वो दर्द से चीखते हुए सोच रहा होता है कि उसे इस तरह से नहीं मरना है। वो टुन नाम के एक आदमी को कोसने लगता है जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था, और उसे याद आता है कि कैसे एक बहुत बड़े इनाम का वादा करके उसे इस मिशन पर भेजा गया था, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ एक खौफनाक मौत ही मिली। सांप के जबड़े से आजाद होते ही वो घिसटते हुए अपनी तलवार की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो चाहे जो कर ले, इस लड़ाई का अंजाम अब नहीं बदल सकता। वो जोर जोर से हंसने लगता है और सांप से कहता है कि वो इस खेल को जल्दी खत्म कर दे, और वो सांप तुरंत उस पर झपट पड़ता है, लेकिन उस सांप का हमला कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाता और इसके बजाय उसे एक आवाज सुनाई देती है जो शिकायत कर रही होती है कि वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। जब जूलियन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके आसपास का समय पूरी तरह रुक चुका है और फिर उसे वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये कोई बात करने वाला रेलिक है और वो चिल्लाकर कहता है कि उसने पास्ट में ऐसे बहुत सारे देखे हैं। वो उस रेलिक से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस भगवान का है, बस वो इस सांप को खत्म कर दे और उसे इस जगह से बाहर जाने दे। वो आवाज उस पर हंसती है और पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि सांप के मारे जाने के बाद भी वो इस जगह से बाहर निकल पाएगा। तभी जूलियन की नजर अपने पैरों पर पड़ती है, या यूं कहें कि पैरों के नाम पर जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था उस पर। वो आवाज कहती है कि अगर वो किसी तरह घिसटकर इस जगह से बाहर निकल भी गया तो भी वो इतना खून बह जाने की वजह से मर जाएगा, और ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि वो एक होनहार इंसान था जो बस एक गलत युग में पैदा हुआ। जूलियन चीख कर कहता है कि वो भी इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता था, लेकिन उसकी जिंदगी किस दिशा में गई उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो एक बार फिर से टुन नाम के उस इंसान को गालियां देता है और कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे जान से मार डालेगा। मौत से सिर्फ 12 मिनट दूर होने के बावजूद जूलियन का ये पागलपन उस आवाज को बहुत पसंद आता है और वो छत से नीचे उतरने लगता है। जूलियन देखता है कि एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी के बीच से 4 आंखों वाला एक कौवा उड़ते हुए नीचे आ रहा है, जिसने उसे एक मौका देने का फैसला किया है। वो कौवा उससे कहता है कि जाओ और अगर तुम कर सकते हो तो सच्चे राजा का सिंहासन हासिल करके दिखाओ, और फिर वो उस पर एनर्जी का एक जोरदार धमाका करता है। जूलियन को एक ऐसा दर्द महसूस होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके कटे हुए पैर पलक झपकते ही वापस उगाते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके पैर वापस आ चुके हैं और वो उस डंजन से बाहर आ चुका है। वो सोच में पड़ जाता
जाता है कि उस कौवे का क्या चक्कर था जिसने उसे सच्चे राजा का सिंहासन हासिल करने के लिए कहा था, और उसे महसूस होता है कि वो जरूर कोई हाई क्लास रेलिक रहा होगा। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पैर वापस आ चुके हैं और वो पूरी तरह से जिंदा और एकदम स्वस्थ है। वो चारों तरफ देखता है और पाता है कि कुछ बेहद गुस्से में खड़े पुलिस वाले उसे घूर रहे हैं, जबकि एक औरत शिकायत कर रही है कि उसने बिना किसी वजह के उसके बेटे को पीटा है। जूलियन हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो यहाँ क्यों है, जबकि उसके सामने खड़ा ऑफिसर उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके सवालों पर ध्यान नहीं दे पाता और सोचता है कि क्या वो कौवा उसे कोई ऐसा सपना दिखा रहा है जो बिल्कुल सच लग रहा है। जब जूलियन अपना नाम तक नहीं बताता तो ऑफिसर चिढ़ जाता है और कहता है कि साल 2025 की शुरुआत करने का ये बहुत ही बकवास तरीका है। ये बात सुनकर जूलियन अचानक ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और वो कैलेंडर चेक करता है जिसमें तारीख 1 जनवरी 2025 लिखी होती है। लेकिन ये मुमकिन नहीं होना चाहिए था क्योंकि 2025 तो 15 साल पहले बीत चुका था। जूलियन समझ जाता है कि उस कौवे ने उसे एक और मौका देने के लिए पास्ट में भेज दिया है और वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी को दोबारा अपनी मर्जी से जी सकता है। अचानक उसका ध्यान अपने बगल में खड़ी उस कैरन पर जाता है जो अपने बेटे को पीटने के लिए उस पर चिल्ला रही थी। थोड़ा ध्यान देने के बाद जूलियन को वो औरत और उसका बदसूरत बेटा याद आ जाते हैं। हाई स्कूल में वो लड़का जानबूझकर उससे लड़ने के लिए आया था और जब जूलियन ने उसे धक्का दिया तो वो किसी सॉकर प्लेयर की तरह जमीन पर गिरकर नाटक करने लगा और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले आया। उसे याद आता है कि पिछली बार उस औरत ने मुआवजे के नाम पर एक बहुत ही बेहुदा रकम की मांग की थी और क्योंकि उस वक्त वो बहुत गरीब था इसलिए उसे अपने घुटनों पर बैठकर उस रकम को कम करने की भीख मांगनी पड़ी थी। जब वो इन यादों में खोया होता है तभी वो घमंडी बुढ़िया उससे कहती है कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो ध्यान देना चाहिए। वो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन जूलियन का शरीर अपने आप हरकत में आ जाता है और वो उसका हाथ रोक लेता है जिससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी खुद जूलियन को होती है ये देखकर कि उसका शरीर अभी भी लड़ना नहीं भूला है। वो तय करता है कि इस बार वो चीजों को एक बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करेगा और उस कैरन को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि लड़ाई की शुरुआत उसके बेटे ने की थी। वो उससे कहता है कि वो अपने बेवकूफ बेटे को पड़े एक थप्पड़ के लिए कुछ ज्यादा ही मुआवजा मांग रही है और ये बात साबित करती है कि अमीर लोग इस दुनिया के सबसे लालची इंसान होते हैं। ये सुनकर उस औरत का बेटा चिढ़ जाता है और वो जूलियन की तरफ झपटता है, लेकिन जूलियन बड़ी आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। उधर वो औरत पुलिस वालों से उसे तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कहती है, जबकि जूलियन अपने मौजूदा हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसका शरीर बहुत तेजी से काम कर रहा है जिससे उसे एहसास होता है कि उसकी पिछली जिंदगी में रेलिक इस्तेमाल करने से होने वाली बीमारी का असर अभी तक उस पर नहीं हुआ है। इसके अलावा उसे ऐसा महसूस होता है कि पिछले 15 सालों में उसने जो भी कॉम्बैट स्किल्स सीखे थे वो सभी अभी भी उसके पास मौजूद हैं। वो इस बात को लेकर सुपर एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने पुलिस वालों के सामने उस लड़के पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। भले ही सबने देखा था कि वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा था, पुलिस वाले उस कैरन से बहस नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और वो जूलियन को हवालात में डाल देते हैं। वो औरत उसे लगातार गालियां देती रहती है और कहती है कि उसके बेटे को चोट पहुंचाने के लिए वो उसके पूरे परिवार को सड़क पर लाकर छोड़ देगी। लेकिन जूलियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत जल्द ये पूरी दुनिया बदलने वाली है। साल 2025 में पूरी धरती भयानक भूकंपों से दहल गई थी और फिर हर जगह रहस्यमयी टूम्स सामने आने लगे थे। उन टूम्स के अंदर मिथोलॉजी और फिक्शन से जुड़े रिलिक्स मौजूद थे जिन्होंने लोगों की कहानियों में सदियों तक याद रखे जाने के बाद एक असली रूप ले लिया था। जिन लोगों को वो रेलिक्स मिले उन्हें बेहद भयानक और अविश्वसनीय शक्तियां मिल गईं, इसलिए लोग अपने लिए रेलिक्स की तलाश में निकल पड़े। जूलियन भी एक ऐसा ही एक्सप्लोरर था और उसकी किस्मत तब चमक उठी जब उसे आर्कियोलॉजिस्ट का रेलिक मिला जिसने उसे टूम्स और खजानों के बारे में बेहिसाब ज्ञान दे दिया था। उसने सोचा था कि वो अपनी इन नई ताकतों के साथ बहुत नाम और पैसा कमाएगा, लेकिन फिर अचानक हालात बदलने लगे। TKBM नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका लीडर टी जुन क्वान था, उसने इन टूम्स पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने आम लोगों को टूम्स में जाने से रोकने के लिए अपने ट्रेंड सोल्जर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाकी बड़ी कंपनियों ने भी टूम्स पर अपना एकाधिकार जमा लिया और आम इंसान इस कैपिटलिज्म की ताकत के सामने कुछ नहीं कर सके। किस्मत से जूलियन की काबिलियत को पहचान लिया गया और TKBM ने उसे अपने साथ काम करने के लिए चुन लिया। सालों तक उसने उस कंपनी के सारे गंदे काम संभाले जिनमें चोरी करना, तस्करी, जासूसी और सरकार के कंट्रोल वाले टूम्स पर गैर कानूनी तरीके से रेड मारना शामिल था। उसकी वजह से टूहन ने बेशुमार पैसा कमाया, लेकिन जूलियन को उसके बदले में कुछ खास नहीं मिला। उसे जो मिला वो थी बाकी लोगों की नफरत और तिरस्कार, जो उसे टूहन का पालतू कुत्ता बुलाते थे। लेकिन जूलियन को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसने खुद टूहन का कुत्ता बनना चुना था। लेकिन
आखिर में टूहन ने उसे एक ऐसे जाल में भेजकर मरने के लिए छोड़ दिया जिसने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। पिछली बार चीजें कैसे बिगड़ी थीं, ये सोचने के बाद जूहियन तय करता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके टूम्स की खुदाई के लिए खुद को तैयार करना होगा। जैसे ही वो ये सोचता है, उसके सामने एक मैसेज उभर कर आता है जिसमें उसे एक टूम रेडर और एक निठल्ला चोर कहा जाता है जिसे ठीक से फावड़ा चलाना भी नहीं आता। जूहियन समझ जाता है कि ये उसी 4 आंखों वाले कौवे का काम है और वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। उस कौवे के बजाय उसके सामने एक और विंडो खुल जाती है जो उसे उसके स्किल्स दिखाती है। वो एक F रैंक स्पाई है जो 1 मीटर के दायरे में किसी भी चीज का पता लगा सकता है। जूहियन ये गेम नहीं खेलने वाला क्योंकि वो पहले से ही खुद को सन जिन वू की सस्ती कॉपी महसूस कर रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी कहानी अगली सोलो लेवलिंग बन जाए। वो उस विंडो पर मुक्का मारता है और वो गायब हो जाती है, लेकिन तभी उसके सामने एक और स्क्रीन आ जाती है जो उसे टूम रेडर के 4 स्किल्स को अनलॉक करने का मिशन देती है। जूहियन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और तभी वो पुलिस वाला उसे चुप रहने और अपनी स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयां लेने के लिए कहता है क्योंकि वो हवा से बातें कर रहा था। जूहियन समझ जाता है कि कोई भी उसकी सिस्टम विंडो को नहीं देख सकता और तभी उसकी नजर अपने पास मौजूद एक कॉकरोच पर पड़ती है। उसका स्किल उसे उस कॉकरोच की सारी डिटेल्स एकदम साफ साफ देखने की इजाजत देता है और उसे एहसास होता है कि ये वही स्किल है जो उसे आर्कियोलॉजिस्ट के रेलिक ने दिया था और अब वो इसे अपनी सिस्टम विंडो के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। वो सोचता है कि उसकी शुरुआत बहुत शानदार हुई है, लेकिन तभी उसका दोस्त डिटेक्टिव जिन वू उसे बेल दिलाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो जूलियन से कहता है कि उसकी जगह उस लड़के को सलाखों के पीछे होना चाहिए था और साथ ही भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। जूलियन उसे शुक्रिया कहता है और जिन वू ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि वो आमतौर पर इतना तमीज से बात नहीं करता। वो इस बात पर हंसने लगता है और जूलियन भी एक पुराने दोस्त को दोबारा जिंदा और जवान देखकर बहुत खुश महसूस करता है। जब वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो जूलियन जिन वू से पूछता है कि क्या हाल ही में कोई ऐसी अजीब घटना हुई है जो सुपरनैचुरल जैसी लगे। जिन वू उससे कहता है कि उसे किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत दयनीय लग रही है। अब जूलियन को पूरा यकीन हो जाता है कि दुनिया में अभी तक कोई भी रेलिक यूजर मौजूद नहीं है, लेकिन उसे ये भी महसूस होता है कि टूम्स पहले ही सामने आ चुके हैं। वो सोचता है कि अपना दांव चलने का ये बिल्कुल सही वक्त है, लेकिन दिक्कत ये है कि शुरुआत के ज्यादातर रेलिक्स यूरोप और अमेरिका में थे और उसे वहां जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अचानक उसकी टक्कर कुछ गुंडों से हो जाती है जो उससे पूछते हैं कि वो कहां जा रहा है। जूलियन उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे अपनी पैसों की मशीन मिल चुकी थी। उन गुंडों का लीडर कौन था? जो एक मामूली गुंडा और आर्ट ब्रोकर था। पिछले जन्म में जब जूलियन को पैसों की सख्त जरूरत थी तो वो उसी के लिए काम किया करता था। वो उसे बहुत कम पैसे देता था और एक कुत्ते की तरह बर्ताव करता रहा, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया है कि वो चीजों को अलग तरीके से करेगा। गुंडों में से एक उसके पास आता है और उसे होश में आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जूलियन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और मुक्का मारकर सीधा जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है कि वो अपना इस्तीफा दे रहा है और कौन से अपने बकाया पैसे और हर्जाना देने के लिए कहता है। ये सुनकर कौन हंसने लगता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जूलियन उसे कुत्ते की तरह पीटता है जिसे देखकर बाकी गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। वो सब मिलकर उस पर हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन जूलियन उन्हें भी बड़ी आसानी से धूल चटा देता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अभी भी अपने सारे स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन उसके शरीर में ताकत की कमी है, इसलिए उसे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। अचानक कौन वापस खड़ा होता है और उसे सबक सिखाने के लिए अपनी जेब से एक सुनहरा चाकू निकाल लेता है। उसका चमचा उससे कहता है कि वो सावधान रहे क्योंकि वो चाकू बहुत खतरनाक है और तभी जूलियन उसे एक रेलिक के रूप में पहचान लेता है। वो सोचता है कि कौन जैसे किसी मामूली इंसान को एक रेलिक कैसे मिल गया, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये जरूर उन रेलिक्स में से एक होगा जो टूम्स से बाहर निकलकर इंसानों की दुनिया में मिल जाते हैं। हालांकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत जल्द उस गुंडे से वो रेलिक छीनने वाला है। कौन उस रेलिक के साथ जूलियन पर झपट पड़ता है, लेकिन वो उसके सारे हमलों से बच निकलता है और उसका हाथ पकड़कर उसका संतुलन बिगाड़ते हुए उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो उसी का चाकू उसके गले पर रख देता है। इसकी वजह से वो चाकू कौन को अपने मालिक के रूप में मानने से इनकार कर देता है और सीधा जूलियन के हाथों में आ गिरता है, जो उन लूजर गुंडों को ये दिखाने का फैसला करता है कि असल में रेलिक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो उस चाकू की शक्ति को एक्टिवेट करता है जो उसे एक्सरे विजन देती है, जिससे वो अपने दुश्मनों के शरीर के अंदर की एक एक डिटेल देख सकता था। सबसे पहले वो कौन को लात मारकर दीवार की तरफ फेंकता है जबकि वो लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और तभी वो दोनों चमचे उस पर हमला कर देते हैं। जूलियन उस रेलिक की दूसरी ताकत का इस्तेमाल करता है जो उसे आंशिक रूप से गायब होने और सुपर फास्ट रफ्तार से आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसकी मदद से वो उन दोनों चमचों को इतने भयानक कट्स मारता है कि उन्हें ये एहसास भी नहीं हो पाता कि उन पर हमला हो चुका है। ये देखकर वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप जाती है
और वो सब तुरंत हार मान लेते हैं। बाद में कॉन अपनी बॉस को बताता है कि कैसे उसने और उसकी पूरी गैंग ने बहुत भयानक मार खाई है, लेकिन उसकी बॉस उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। वो गुस्से से पागल हो रही होती है और पूछती है कि वो ऐसा कैसे होने दे सकता है। कॉन बताता है कि जूलियन बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सके। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसने कॉन के बैंक अकाउंट के सारे पैसे और एक बुद्ध की मूर्ति भी ले ली है। ये बात सुनकर उसका दिमाग पूरी तरह सनक जाता है और वो उस लूजर से कहती है कि उसे किसी भी कीमत पर वापस लेकर आए। अचानक जूलियन का जासूसी का स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसे पता चलता है कि उस मूर्ति के अंदर कुछ बहुत ही संदिग्ध चीज छिपी हुई है। वो अपने सामने मौजूद स्क्रीन को हटाता है और मूर्ति को हिलाता है। वो अपने चाकू से उस मूर्ति के बेस को काट देता है और नीले रंग के लिक्विड वाली एक छोटी सी शीशी जमीन पर गिर जाती है। जूलियन तुरंत उस मूर्ति को दूर फेंक देता है क्योंकि वो पहचान चुका था कि वो लिक्विड एक गैर कानूनी ड्रग है। अब बस एक और काम निपटाना बाकी रह गया है और जूलियन अपने डिटेक्टिव दोस्त जिन वू को कॉल करता है। उसी समय क्योंग की बॉस भी अपनी बॉस को फोन करके उस गायब हुई मूर्ति के बारे में बता रही होती है। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और वो भड़कते हुए पूछती है कि जब वो बिजी है तो उसे परेशान करने की हिम्मत किसने की। लेकिन उसे ये देखकर गहरा धक्का लगता है कि सामने जुन वू और एक दूसरा ऑफिसर खड़े हैं जो कियो को हथकड़ी लगाकर उसके ऑफिस में लाए हैं। जिन वू कहता है कि उन्हें एक ड्रग डील के बारे में गुप्त सूचना मिली थी और उन्होंने उसके आदमी को उसी ड्रग की एक बोतल के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। वो लोग उस गोदाम की भी तलाशी ले रहे हैं जहां वो काम कर रहा था ताकि और भी ड्रग्स बरामद की जा सकें। ये बात सुनकर वो औरत अंदर तक घबरा जाती है, लेकिन वो जिन वू को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक आर्ट डीलर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे पूरा भरोसा होता है कि पुलिस उन गोदाम के कमरों की सुरक्षा करने वाले पासवर्ड्स को कभी क्रैक नहीं कर पाएगी। लेकिन ठीक उसी वक्त जिन वू को खबर मिलती है कि उन्होंने गोदाम में रखे सभी आर्ट पीसेस की जांच कर ली है और उन सब के अंदर ड्रग्स भरे हुए थे। जब उस औरत को पता चलता है कि सारे पासवर्ड्स तोड़ दिए गए हैं तो उसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया घूमने लगी हो। जिन वू उसे हथकड़ी पहनाता है और फिर उसकी बात जूलियन से करवाता है, जो उससे कहता है कि उसे अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 से बदल लेना चाहिए। पुलिस वाले जब उस औरत को ले जा रहे होते हैं तो वो उसे गालियां देती है और उसके तुरंत बाद जिन वू जूलियन को मैसेज करता है कि ड्रग्स के इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए उसे जल्द ही 10 मिलियन येन का इनाम मिलेगा। ये सुनकर जूलियन बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास रेलिक्स की तलाश शुरू करने के लिए काफी पैसे आ चुके हैं। वो तय करता है कि अगले दिन अपनी जर्नी शुरू करने से पहले वो जल्दी घर जाएगा और थोड़ा आराम करेगा। तभी अचानक उसे किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर देखने जाता है कि आखिर क्या हो रहा है और उसे उस जगह पर एक टूम दिखाई देता है जहां पहले उसका फ्लैट हुआ करता था। उसे समझ नहीं आता कि ये एक अच्छी बात है या बुरी, लेकिन वो हालात का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं, जबकि सेना के जवान उस टूम को घेरे हुए हैं। वो एक औरत को फोन पर बात करते हुए सुनता है जो कह रही थी कि इस देश की सरकार को अभी तक टूम्स के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो इस देश को इसकी असली कीमत पता चलने से पहले ही इसे बम से उड़ाने वाले हैं। लेकिन तभी वहां एक और एक्सकवेटर को देखकर वो औरत हैरान रह जाती है और पूछती है कि रिपब्लिक ऑफ बेंट अपनी एक्सकवेशन टीम को यहाँ भेजकर क्या साबित करना चाहती है। केंशी नाम का वो आदमी उस औरत लिंडा से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। जब वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि इस टूम का खजाना किसे मिलेगा, जूलियन मन ही मन बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो CIA और रिपब्लिक ऑफ बेंट के यहाँ होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि जब वो देखता है कि वो लोग उस टूम को बम से उड़ाने का प्लान बना रहे हैं तो उसे एहसास होता है कि वो लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है और इससे उसका काम काफी आसान हो जाता है। अचानक उसकी नजर सड़क पर चमकते हुए लाल अक्षरों पर पड़ती है जो उसके पास से शुरू होकर सीधे उस टूम की तरफ जा रहे थे। वो उन्हें टूम ग्लिफ्स के रूप में पहचान लेता है जो किसी भी टूम के इंस्टा बायो की तरह काम करते हैं। अगर कोई इंसान इन्हें समझ ले तो वो उस टूम के दरवाजे और उसके अंदर मौजूद सारे ट्रैप्स के बारे में सब कुछ जान सकता है। वो उन ग्लिफ्स का पीछा करते हुए उनके केंद्र तक पहुंचता है और जैसे ही वो उन्हें पढ़ना शुरू करने वाला होता है उसके सामने सिस्टम विंडो आ जाती है जो उसे एक्सपर्ट क्रिप्टोग्राफर का टाइटल देती है। ये उसके फ्रैंक स्किल लिंग्विस्टिक्स को भी अनलॉक कर देती है जिससे सभी भाषाओं को समझने की उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये उन स्किल्स में से एक है जिसे अनलॉक करके वो अपना पहला क्वेस्ट पूरा कर सकता है। लेकिन जूलियन को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। वो बहुत ही जल्दी उस टूम का दरवाजा ढूंढ निकालता है और अपने चाकू से उस पर एक जोरदार वार करता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है
आसमान की तरफ एनर्जी का एक बेहद चमकीला पिलर फूट पड़ता है। लिंडा और केंशी दोनों ही ये देखकर पूरी तरह शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी टूम को इस तरह सही तरीके से खुलते हुए नहीं देखा था। लिंडा का एक आदमी उसे बताता है कि टूम का दरवाजा खुल रहा है और केंशी उससे पहले ही उस रोशनी के पिलर की तरफ भाग पड़ता है। लिंडा भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो दोनों जमीन में मौजूद एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं, जिसमें से लगातार भारी मात्रा में एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस बीच जूलियन दीवार पर बने उन ग्लिस को पढ़ने के लिए एक लाइटर का इस्तेमाल करता है और उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि यही बिल्कुल सही रास्ता है। वो जल्द ही एक खुली जगह पर पहुंच जाता है, जिसके बीचों बीच एक साफ पानी की झील मौजूद थी, और ये बिल्कुल वही जगह है जहां वो आना चाहता था। वो उस झील की तरफ देखता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना चाकू उसके अंदर फेंक देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि ये तरकीब काम कर जाएगी। जैसे ही वो ऐसा करता है, उस झील में से एक बहुत ही विशालकाय और बात करने वाला सांप बाहर निकलता है और पूछता है कि इस बार किस बेवकूफ ने अपना खजाना इस झील में गिरा दिया है। जूलियन उस सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ हिलाता है, लेकिन वो जूलियन के इस ढीले ढाले रवैये से कुछ खास खुश नहीं होता। हालांकि वो उसे खाने का कोई इरादा नहीं रखता और आराम से उसके पास आकर अपना मुंह खोलता है। वो उससे पूछता है कि इनमें से उसका चाकू कौन सा है, सुनहरा वाला या चांदी वाला। जूलियन बहुत अच्छे से जानता है कि इस टूम का रेलिक सोने और चांदी की कुल्हाड़ी है, जो उस लकड़हारे की मशहूर कहानी से लिया गया था, जिसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी और फिर उसकी ईमानदारी की वजह से उसे 2 और कुल्हाड़ियां इनाम में मिली थीं। जूलियन को यह भी पता है कि इस ट्रायल को पार करने के लिए उसे क्या करना होगा, इसलिए वो उस सांप से कहता है कि उन दोनों में से कोई भी चाकू उसका नहीं है। इसके बाद वो सांप उसका असली चाकू बाहर निकालता है और पूछता है कि क्या उसे यही वाला चाहिए। जूलियन जानता है कि अगर उसने हाँ कहा तो उसे अपना चाकू और इस टूम का रेलिक दोनों वापस मिल जाएंगे, लेकिन वो इस काम को आसान तरीके से करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो उस सांप से पूछता है कि क्या वो चाकू को पास से देखकर पक्का कर सकता है, और सांप को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। जूलियन चलकर उसके पास जाता है और जैसे ही उसे अपना चाकू मिलता है, वो तुरंत उस सांप पर हमला कर देता है, जिससे उसे फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह का भयानक डैमेज पहुंचता है। वो दर्द में उससे पूछता है कि जब वो सिर्फ अपना काम कर रहा था तो उसने उस पर हमला क्यों किया। इस पर जूलियन जवाब देता है कि वो उस जैसी चीजों पर कभी भरोसा नहीं करता। वो सांप उसे चारों तरफ से घेर लेता है, जबकि जूलियन कहता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस ट्रायल को पार करने पर उसे कोई इनाम मिलेगा ही, और अगर उसे रेलिक मिल भी गया तो हो सकता है कि वो अपना होश खोकर एक खूंखार कातिल बन जाए। ये सुनकर वो सांप हक्का बक्का रह जाता है और जूलियन से पूछता है कि उसे इस राज के बारे में कैसे पता चला। जूलियन को याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसने ये बात न्यूज में पढ़ी थी कि जब वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी अमेरिका में मिली थी तो उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान एक सीरियल किलर बन गया था। अचानक वो सांप उस पर हमला कर देता है, लेकिन जूलियन उससे बचते हुए सीधा उसके ऊपर कूद जाता है और अपने चाकू से उसके सिर पर वार करता है। सांप उससे कहता है कि उसे हराने के लिए इतना काफी नहीं है, इसलिए जूलियन अपनी ताकत बढ़ाता है और चाकू को और भी गहराई तक घुसा देता है। दर्द के मारे सांप बुरी तरह तड़पने लगता है और चारों तरफ भागने लगता है, जिससे जूलियन को अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर राइड का मजा मिलता है। जूलियन समझाता है कि कोई इंसान किसी रेलिक पर किस तरह से कंट्रोल हासिल कर सकता है। पहला तरीका अफिनिटी है, जिसका मतलब है भरोसे के जरिए रेलिक्स को कंट्रोल करना। दूसरा तरीका डोमिनेंस है, यानी ताकत के दम पर किसी रेलिक पर राज करना। और तीसरा तरीका कंपैटिबिलिटी है, जहां यूजर और रेलिक दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। फिलहाल वो उस सांप पर डोमिनेंस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जो हार मानने को तैयार नहीं है और जूलियन को नीचे गिराने के लिए सीधा झील के अंदर छलांग लगा देता है। वो सांप चाहे कितनी भी तेजी से या पागलों की तरह क्यों ना हिले, जूलियन उसे मजबूती से पकड़े रहता है और उससे कहता है कि या तो वो उसकी बात मान ले या फिर वो उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। वो सांप पागलों की तरह छटपटाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है और तभी उसके शरीर की धारियां सुनहरी होने लगती हैं और एक एक करके उसके शरीर से झड़ने लगती हैं। इसके साथ ही उसका पूरा शरीर पानी में बदल जाता है और वो पानी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का रूप ले लेता है। जूलियन इस बात से बहुत खुश है कि उसे बिना किसी साइड इफेक्ट के वो रेलिक्स मिल गए। उसकी सिस्टम विंडो उसे बताती है कि उसने टूम सर्वाइवर का टाइटल हासिल कर लिया है और उसे टूम एक्सकवेशन नाम का एक नया स्किल मिला है, जो टूम्स को समझने की उसकी ताकत को और बढ़ा देता है। जूलियन बहुत खुश है क्योंकि अब उसे अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए सिर्फ एक और
स्किल अनलॉक करना है। जब वो अपने स्टैट्स के बारे में और जानने के लिए स्क्रीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है तो उसके सामने एक और स्क्रीन उभरती है जो बताती है कि उसे अब्यूजर ऑफ रेलिक्स का एक नया टाइटल मिला है। ये टाइटल उसकी डोमिनेंस पावर को बढ़ा देता है लेकिन उसकी अफिनिटी को कम कर देता है। जूलियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इस जिंदगी में वैसे भी सभी रेलिक्स को अपने पैरों तले रखना चाहता है। ठीक उसी वक्त उसे बाकी दोनों एक्सप्लोरर्स के वहां आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो छिप जाता है और केंशी को झील में एक रेलिक फेंकते हुए देखता है। जूलियन को उस पर तरस आता है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि इस टूम को पहले ही पार किया जा चुका है, लेकिन वो उसे तड़पता हुआ देखने के लिए वहां नहीं रुकता। इस बीच केंशी का सब्र टूटने लगता है क्योंकि एक भविष्यवक्ता ने उससे कहा था कि उसे ट्रायल शुरू करने के लिए बस झील में एक रेलिक फेंकना होगा। लिंडा उससे पूछती है कि क्या रिपब्लिक ऑफ बेंट के पास कोई प्रोफेसी रेलिक होने की अफवाहें सच हैं, और वो इस बात से साफ इनकार कर देता है जबकि उसका राज पहले ही दुनिया के सामने आ चुका था। अचानक वो टूम बहुत बुरी तरह कांपने लगता है और उसकी छत दरकने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों को मलबे में फंसने से बचने के लिए बाहर भागना पड़ता है। इस बीच रियॉन के कुछ चमचे अपनी बॉस की ऑफिस की तलाशी ले रहे होते हैं ताकि ये देख सकें कि क्या वहां कुछ कीमती सामान बचा है, लेकिन वो जगह पूरी तरह खाली होती है। वो सुनहरे बालों वाला लड़का वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जूलियन को गालियां देता है और बाकी दोनों लड़कों से कहता है कि अब उनका नया बॉस होने के नाते वो उसे जरूर मजा चखाएगा। लेकिन जिस पल उसे जूलियन का कॉल आता है उसकी हवा निकल जाती है और वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। फिर भी वो फोन उठाता है और जूलियन उससे पूछता है कि क्या उसे मौत का बुलावा आ गया है क्योंकि उसने फोन उठाने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया था। वो उससे कहता है कि वो उसकी इज्जत करे क्योंकि वो एक सीनियर है, लेकिन जूलियन उसे चुप रहने और उसका एक काम करने के लिए कहता है। इस बीच केंशी अपने हेडक्वार्टर्स में कॉल करके बताता है कि वो अपने मिशन में फेल हो गया है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद एक और भविष्यवाणी हुई थी कि कोई लोकल लड़का उससे पहले ही वो रेलिक ढूंढ लेगा। ये सुनकर केंशी गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि अगर उसे ये बात पहले से पता होती तो उसे इस तरह कीचड़ में धक्के नहीं खाने पड़ते। दूसरी तरफ मौजूद आदमी उसे बताता है कि उनका भविष्यवक्ता हमेशा अक्षरों को ठीक से नहीं पढ़ पाता क्योंकि वे जापानीज में लिखे होते हैं, लेकिन वो केंशी से कहता है कि जिसने भी इस डंजन को जीता है वो उससे बचकर रहे क्योंकि भविष्यवाणी में उसे दुनिया को निगल जाने वाला इंसान कहा गया था। उसी वक्त जूलियन वू को बताता है कि उसका मिशन मीटस नाम के दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट ऑक्शन हाउस में जाना और वहां जैक केमन नाम के आदमी को ढूंढना है। वो उससे पूछता है कि उनके जैसे मामूली लोग आखिर उस ऑक्शन हाउस में कैसे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जूलियन उन्हें सीधा जवाब देता है कि ये उनकी अपनी सिरदर्दी है। वो उनसे कहता है कि ऑक्शन हॉल में जाने के लिए लगने वाला सारा खर्च और उनकी फीस वो खुद भरेगा, इसलिए उन्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने उसके लिए काम नहीं किया तो वो उन्हें पीट पीट कर जान से मार डालेगा और उन गुंडों को काम पर लगाने के लिए उसकी ये धमकी काफी थी। इसके बाद जूलियन रेलिक हंटिंग के लिए निकलने की तैयारी करता है। तभी वो न्यूज में सुनता है कि एक और आदमी ने सेपुकू कर लिया है, जिससे पिछले एक महीने में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। ये बात जूलियन के लिए बिल्कुल भी हैरानी की नहीं है क्योंकि पिछली बार भी टूम्स के सामने आने से ठीक पहले ऐसा ही हुआ था। वो आगे बढ़ने लगता है और अचानक केंशी से टकरा जाता है जो उसे तमीज के बारे में भाषण देने लगता है। जूलियन को उसका चेहरा अपनी पिछली टूम रेड से अच्छी तरह याद था और वो वहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो जानता है कि रिपब्लिक ऑफ बेंट के पास एक प्रोफेसी रेलिक है। इसका मतलब है कि अगर केंशी यहाँ है तो बहुत जल्द यहाँ एक टूम भी सामने आने वाला है। वो ये भी देख सकता है कि केंशी के पास एक रेलिक है क्योंकि वो अपने ऑरा को छिपाने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं कर रहा है। जूलियन जानबूझकर उसे इग्नोर करता है ताकि वो उसे चिढ़ा सके और जैसे ही केंशी उसे रोकने की कोशिश करता है वो अपनी बियर उसके चेहरे और कपड़ों पर छिड़क देता है जिससे वो बुरी तरह भड़क जाता है। केंशी उससे कहता है कि वो अपनी ड्राई क्लीनिंग के लिए दुआ करे, लेकिन जूलियन जवाब देता है कि वो तो बस एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट है। वो केंशी का रेलिक चुराते हुए उसके कंधे थपथपाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर उसे पीछे हटाने के लिए जानबूझकर अपनी आईडी जमीन पर गिरा देता है। ठीक तभी जमीन कांपने लगती है और आसमान काला हो जाता है और जूलियन समझ जाता है कि आसपास ही एक और टूम प्रकट हो चुका है। वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है जबकि केंशी इस बात से बहुत खुश होता है कि एक और भविष्यवाणी सच साबित हो गई। लेकिन तभी उसे अपने ऑफिस से कॉल आता है जो उसे एक और भविष्यवाणी के बारे में बताता है कि जिस जापानी लड़के को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिली थी वो आसपास ही मौजूद है। ये सुनकर केंशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी भविष्यवाणी सुनता है जिसमें उसे शराब से बचकर रहने के लिए कहा गया था, वो तुरंत समझ जाता है कि जूलियन ही वो इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा है। जैसे ही वो टूम्ब पूरी तरह बाहर आता है, सेयो और बाकी सब लोग एक मिस्टीरियस टूम्ब के अंदर जागते हैं। जब सेयो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे तुरंत कुछ बहुत अजीब नजर आता है। पूरे इलाके में कई टूटी हुई तलवारें बिखरी पड़ी होती हैं और उनमें से बहुत सारी तो सीधे जमीन में धंसी होती हैं। इन सारे टूटे हुए हथियारों को देखकर सेयो को ये एहसास हो जाता है कि इस टूम्ब के अंदर छिपा हुआ रेलिक सच में इंसेनली पावरफुल होने वाला है। वो उन हथियारों को थोड़ा करीब से देखता है और अचानक उसे उनकी कारीगरी पहचान
में आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये तलवारें मिरामासा ने बनाई हैं, जो तलवार बनाने वालों का एक बहुत मशहूर और प्राचीन परिवार है। मिरामास परिवार अपने खतरनाक हथियारों के लिए जाना जाता है और उनकी तलवारों की अविश्वसनीय धार की वजह से उन्हें राष्ट्रीय खजाना माना जाता है। उनके हथियार इतने मशहूर हैं कि इतने लंबे समय के बाद भी लोग उनकी अनोखी बनावट देखकर उन्हें पहचान लेते हैं। इसी वजह से सेयो ये मान लेता है कि जमीन पर पड़ी ये सारी टूटी हुई तलवारें जरूर मिरामासा क्लैन ने ही बनाई होंगी। उसे ये भी लगने लगता है कि ये टूम्ब खुद मिरामासा परिवार और उनके हथियारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर उनकी इतनी सारी तलवारें इस जगह के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ छिपा हुआ रेलिक भी पक्का उन्हीं से जुड़ा होगा। लेकिन इससे पहले कि सेयो इस टूम्ब की और जांच कर पाता, उसका सिस्टम अचानक एक बहुत जरूरी वार्निंग के साथ उसके सामने आ जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि इस टूम्ब के खतरनाक ऑरा ने उसके शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर सेयो तुरंत परेशान हो जाता है और अपनी बाह चेक करने के लिए आस्तीन ऊपर चढ़ाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी त्वचा जलनी शुरू हो गई है। ये स्थिति कितनी खतरनाक है, इसका एहसास होते ही सेयो समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द रेलिक ढूंढकर इस टूम्ब से बाहर निकलना होगा। दुर्भाग्य से चीजें उतनी आसानी से नहीं होती जितनी उसने उम्मीद की। सेयो इस उम्मीद के साथ टूम्ब को खंगालना जारी रखता है कि उसे रेलिक काफी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ये टूम्ब असल में उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकलता है। वो एक के बाद एक कई इलाकों से गुजरता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी रेलिक का नामो निशान तक नहीं मिलता। मुसीबत को और बढ़ाने के लिए उसकी गोल्डन एक्स भी रेलिक की लोकेशन नहीं ढूंढ पाती। सेयो की फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि छिपे हुए खजाने ढूंढने का उसका पुराना तरीका इस बार बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तभी वो केंशी के बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि केंशी पहले उसका पीछा कर रहा था और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या केंशी को सच में इस टूम्ब के बारे में कुछ पता हो सकता है। तभी सेयो को एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए कुछ लोग दिखाई देते, लेकिन जो चीज उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो एक हाई स्कूल की लड़की होती है, जो पूरी तरह से पागल हो चुकी है, क्योंकि उसे एक रेलिक ने जहर दे दिया है। जो भी उस रेलिक की धार से कट जाता, उसकी हालत बिल्कुल उस लड़की जैसी ही हो जाती। सेयो गड्ढे के अंदर मौजूद बाकी लोगों को आवाज लगाता है और उनसे पूछता है कि उन्हें वहां नीचे किसने धक्का दिया था। जब सेयो को पता चलता है कि ये केंशी का काम था, तो उसे एहसास होता है कि केंशी ने उन्हें बलि के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वो पवित्र पुल सामने आ सके। उसके बाद सेयो वो आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है जो उसने केंशी से चुराया था, और उसे समझ आता है कि ये असल में एक खास रेलिक है जो सन एंड मून भाई बहनों का है। तभी उसका सिस्टम चमकता है और उसे बताता है कि उसने 4 नई स्किल्स जगा ली हैं। सेयो तुरंत गड्ढे में कूदकर और उस श्रापित लड़की से लड़कर अपनी नई स्किल्स को टेस्ट करने का फैसला करता है। एक जोरदार टक्कर के बाद वो अपनी रेलिक रोप का इस्तेमाल करके उसे बांधने में कामयाब हो जाता है और सफलतापूर्वक उसे उस श्राप से आजाद कर देता है। इसके बाद सेयो वहां मौजूद बाकी लोगों से पूछता है कि केंशी कहाँ है, और उनमें से एक इंसान आगे आकर बताता है कि केंशी को आखिरी बार पुल पार करते हुए और गहराई में जाते हुए देखा गया था। ये सुनकर सेयो अंदाजा लगा लेता है कि केंशी को ये जानकारी जरूर प्रोफेसी रेलिक के यूजर से ही मिली होगी। इन सब बातों को किनारे रखते हुए वो लड़की जो पहले कंट्रोल से बाहर थी, सेयो से अपनी रेलिक रोप हटाने के लिए कहती है, इसलिए वो तुरंत उसे वापस खींचकर उसे आजाद कर देता है। इस बीच केंशी पुल पार करते हुए फोन पर अपने एक साथी से बात करता हुआ दिखाई देता है। जब वो आखिरकार उस गड्ढे तक पहुंचता है, तो वो ये मान लेता है कि जिन लोगों को उसने नीचे धक्का दिया था, उनकी बलि पहले ही दी जा चुकी है। इसलिए वो गड्ढे में नीचे उतरता है और रेलिक खोजना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ देर खोजने के बाद केंशी फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि उसे बस कई सारी टूटी हुई तलवारें ही दिखाई देती हैं और उसे अभी तक मिरामासा नहीं मिल पाई है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसका सब्र टूटने लगता है, वही लोग जिन्हें उसने गड्ढे में धक्का दिया था अचानक कहीं से बाहर आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे तुरंत केंशी को घेर लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। जब वे उसे मार रहे होते हैं, तो केंशी उनके पीछे देखता है और वहां सेयो को अकेले खड़े हुए पाता है, जिससे उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इन सबके पीछे जरूर सेयो का ही हाथ है। सेयो फिर केंशी का मजाक उड़ाता है और उसे अपने काम में एकदम घटिया बताता है, क्योंकि केंशी के पास पहले से ही लीड थी, लेकिन फिर भी वो रेलिक नहीं ढूंढ पाया। इस ड्रामे को खत्म करने के बाद सेयो मिरामासा तलवार को ढूंढने के लिए अपनी गोल्डन एक्स का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसे उसकी लोकेशन मिलती है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस तलवार को सीधा उड़कर अपने हाथों में बुला लेता है। मिरामासा तलवार फिर सेयो को अपना नया मालिक मान ले, लेकिन वो उसे चेतावनी देती है कि अगर वो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना चाहता है और उसकी असली ताकत को बाहर लाना चाहता है, तो उसे पहले 10 इंसानों को मारना होगा, क्योंकि तलवार को अपनी पूरी क्षमता एक्टिवेट करने के लिए इंसानी खून की जरूरत होती है। लेकिन सेयो सिर्फ ज्यादा पावर पाने के लिए मासूम लोगों को मारने से साफ इनकार कर देता है। इसके बजाय वो मिरामासा तलवार को अपने आदेश मनवाने और उसे अपने सामने झुकाने के लिए अपनी डोमिनेंस स्किल का इस्तेमाल करता है। मिरामासा कुछ देर तक सेयो के कंट्रोल का विरोध करती है, लेकिन सेयो अंततः उस पर हावी होने और उसे काबू करने में कामयाब हो जाता है। तलवार फिर
एक नीले ऑरा के साथ चमकने लगती है, जिसे देखकर केंची पूरी तरह शॉक में रह जाता है कि उसने अभी अपनी आंखों के सामने क्या देखा। उसके बाद वे आम लोग गड्ढे से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तभी सेयो केंची को चुपचाप भागने की कोशिश करते हुए देखता है, इसलिए वो उसके पास जाता है, उसके कंधे पर थपकी देता है और उसे बता देता है कि वो किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है। केंची तुरंत गड्ढे से बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। वो यहाँ तक कि भागने में मदद करने पर उसे हर तरह की चीजें देने का वादा भी करता है, लेकिन सेयो को केंची की किसी भी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसके बजाय वो गड्ढे से खुद बाहर निकलने से पहले सीधे केंची के पेट में अपना घुटना दे मारता है। जैसे ही सेयो वहां से निकलता है, वो टूम को बंद होने का आदेश देता है, जो उसके निर्देशों का पालन करता है, जिससे कई विशाल पत्थर नीचे गिरते हैं और केंची को अंदर ही कुचल देते हैं। इस बीच जापानी संसद खबर देख रही होती है और चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हर कोई सिर्फ टूम्स और रेलिक्स के बारे में ही बात कर रहा है। वो एक्सकवेशन टीम के मुखिया मोरी से खासकर बहुत नाराज होता है, क्योंकि मोरी ने उसे पहले ही भरोसा दिलाया था कि वो सब कुछ संभाल लेगा। मोरी फिर चेयरमैन को यकीन दिलाता है कि अब हालात अलग हैं और चूंकि सेयो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है, इसलिए वो वादा करता है कि वो खुद उसे रास्ते से हटा देगा। इसी बीच एक बाथरूम के अंदर सेयो अपने घाव वाले हाथ को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये चोट उसकी डोमिनेंस स्किल इस्तेमाल करने का नतीजा है। जब भी वो किसी रेलिक पर कंट्रोल करने के लिए इस स्किल का इस्तेमाल करता है तो रेलिक रीसेट हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया से उसके अपने शरीर को भी भारी नुकसान पहुंचता है। रेलिक जितना ज्यादा ताकतवर होगा, सेयो के शरीर को उतना ही ज्यादा डैमेज झेलना पड़ेगा। इस वजह से सेयो को एहसास हो जाता है कि अगर वो अपनी डोमिनेंस स्किल को इसी तरह इस्तेमाल करता रहा तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा। सेयो कुछ देर तक अपनी चोटों के बारे में शिकायत करता रहता है और फिर अपनी जेब में हाथ डालकर गोली के आकार का एक छोटा सा रेलिक बाहर निकालता है। वो इसे खाने का फैसला करता है और जैसे ही वो इसे खाता है, वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसके शरीर के जलने के सारे निशान पूरी तरह गायब हो चुके हैं। इसके ऊपर से उसे टॉलरेंस नाम की एक नई क्षमता भी मिल जाती है। जैसे ही सेयो बिस्तर पर लेटता है, उसे जल्द ही एहसास होता है कि टॉलरेंस स्किल उसे जहर को बेअसर करने की ताकत देती है। ये उसे उस कौवे की याद दिलाता है जिसने उसे यहाँ पे भेजा था, और वो ये सोचने लगता है कि आखिर वो कौवा जानबूझकर इस दुनिया में उसकी जिंदगी को इतना आसान बनाने की कोशिश क्यों करेगा। सेयो का सिस्टम तभी अचानक उसे बताता है कि एक एस ग्रेड रेलिक फिलहाल उस पर नजर रख रहा है। सेयो सोचने लगता है कि क्या ये जापान का एक प्राचीन खजाना बुक ऑफ प्रोफेसीज हो सकता है। आम रेलिक्स के विपरीत बुक ऑफ प्रोफेसीज टूम्स नहीं बनाती, बल्कि ये खुद अपना मालिक चुनती है, और जिस इंसान को उसने चुना था वो यूका नाम की एक लड़की थी। जापानी सरकार को जल्द ही इस किताब के बारे में पता चल गया था और उन्होंने यूका को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया ताकि वे अपने एक्सकवेशन ऑपरेशंस के लिए बुक ऑफ प्रोफेसीज का इस्तेमाल कर सकें। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल सही चला, लेकिन यूका कभी भी पढ़ाई करने वाली लड़की नहीं थी और वो हमेशा उस किताब की प्राचीन भाषा को समझने में संघर्ष करती थी। फिर एक दिन अचानक एक अजीब भविष्यवाणी सामने आई और ये साफ था कि यूका के लिए चीजों का अंत अच्छा नहीं हुआ। अब वर्तमान में यूका के लिए फिर से बुक ऑफ प्रोफेसीज पढ़ने का वक्त आ गया है, लेकिन वो तब हैरान रह जाती है जब किताब अचानक उसे ये भविष्यवाणी दिखाती है कि वो मरने वाली। हालांकि ये पूरी सिचुएशन असल में सेयो के प्लान का ही एक हिस्सा होती है। वो अब जापान में है और एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर आराम से सुशी खा रहा है, जबकि वो जापानी एजेंट्स के अंदर घुसने का इंतजार कर रहा है। उसे पता है कि उन्हें यही लग रहा होगा कि वो वहां यूका को मारने आया है। एजेंट्स फिर यूका को इस नाटक में साथ देने, सेयो को एक आम ग्राहक की तरह सर्व करने और सीधा उसकी आंखों में देखने के लिए कहते हैं, ताकि बुक ऑफ प्रोफेसीज उसे पूरी तरह से मार्क कर सके। वे उसे ये भी निर्देश देते हैं कि अगर कुछ भी अजीब हो जाए तो वो उन्हें इशारा कर दे। यूका रेस्टोरेंट में आती है और उसे तुरंत सेयो से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बेहद अट्रैक्टिव है। जब सेयो अचानक अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाता है तो बाहर खड़े एजेंट्स तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, यूका अचानक दरवाजा बंद कर देती है, जिससे एजेंट्स अंदर नहीं आ पाते। यूका फिर टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए सेयो के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वे दोनों एक ही भाषा नहीं बोलते। सेयो भी ये मानता है कि यूका की वाइफ बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए वो उसके फ्लर्टिंग के खेल में शामिल होने का फैसला करता है। इस बीच बाहर खड़े एजेंट्स इंतजार करते रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सेयो क्या प्लान बना रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर से एक धमाका होता है और जब धुआं छंटता है तो एजेंट्स खुद को सेयो की रेलिक रोब से बंधा हुआ पाते हैं। सेयो फिर बहुत ही कैजुअली यूका को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, जबकि वे एजेंट्स पीछे वहीं बंधे रहते हैं। सेयो यूका की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि वो उनकी पहली डेट के लिए कहाँ जाना चाहती है। सेयो और यूका सड़कों पर बाहर निकलते हैं और सेयो उसे बताता है कि ये कितनी पागलपन वाली बात है कि वे सैनिक असल में उसे सीधे मोर्चे पर भेजने का प्लान बना रहे थे। यूका उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि ये सच में बहुत परेशान करने वाला था कि वे हर जगह उस पर नजर रखते थे। सेयो बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और सुझाव देता है कि शायद उन्हें उन बेवकूफों के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी करनी चाहिए। जैसे जैसे वे एक साथ आगे बढ़ते हैं, यूका को ये एहसास होने
लगता है कि सेयो वैसा बुरा इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा सबने उसे बताया था। उसने अब तक जो भी देखा था उससे उसे यकीन हो गया था कि उसके जैसा इंसान असल में उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि उसे लगता है कि सेयो को नहीं पता कि वो असल में कौन है, इसलिए वो सोचती है कि अब जब वे आखिरकार मिल ही गए हैं तो वो चुपके से उसका भविष्य पढ़ सकती है। लेकिन उसे अचानक याद आता है कि वो बुक ऑफ प्रोफेसीज घर पर ही भूल आई है। उनके एक सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद जहाँ कोई नहीं होता, सेयो अचानक अपनी तलवार यूका के गले पर रख देता है। फिर वो शांति से उसे ये बताने से पहले उसका फोन अपने पैर के नीचे कुचल देता है कि वो पहले से जानता है कि वही वो लड़की है जिसके पास बुक ऑफ प्रोफेसीज है। ये सुनकर यूका बुरी तरह डर जाती है। वो अंदर ही अंदर पैनिक करने लगती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सेयो को शुरू से ही उसकी असली पहचान पता थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों पास के एक बार में बैठ जाते। सेयो मेज पर एक नोटबुक रखता है और यूका से कहता है कि वो बुक ऑफ प्रोफेसीज में दिखने वाली एक एक भविष्यवाणी को लिख दे। यूका उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो किताब घर पर ही छोड़ आई है, लेकिन सेयो तुरंत इस बहाने को किनारे कर देता है। वो उससे कहता है कि बस अपने शरीर के टैटू को छुए और बुक ऑफ प्रोफेसीज शब्द बोले, जिसके बाद वो रेलिक सामने आ जाएगा। यूका बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा सेयो उसे बताता है और वो हैरान रह जाती है जब बुक ऑफ प्रोफेसीज अचानक ठीक उसके सामने आ जाती है। सेयो फिर उससे वो हर भविष्यवाणी लिखना शुरू करने के लिए कहता है जो उसे मिल सकती है। वो उसे चेतावनी देता है कि एक भी भविष्यवाणी को नहीं छोड़ना है क्योंकि हर भविष्यवाणी आगे चलकर बहुत जरूरी साबित हो सकती है। यूका एक लंबा समय सब कुछ लिखने में बिताती है और किताब की भविष्यवाणियों से पन्ने पर पन्ने भरती जाती है। काफी देर तक लिखने के बाद वो आखिरकार पेन नीचे रख देती है और सेयो से कहती है कि वो अब और नहीं लिख सकती क्योंकि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वो यहाँ तक कि इसके बदले में बुक ऑफ प्रोफेसीज उसे सौंपने का ऑफर देती है और पूछती है कि क्या वो बस उसे जाने देगा, लेकिन सेयो तुरंत मना कर देता है। वो उसे बताता है कि अगर बुक ऑफ प्रोफेसीज लेना इतना ही आसान होता तो वो ये काम बहुत पहले ही कर चुका होता। ये किताब एक लेजेंडरी एस ग्रेड रेलिक है और इसे अपनी डोमिनेंस एबिलिटी से कंट्रोल करने की कोशिश करना एक बहुत भारी कीमत के साथ आएगा। सेयो को एहसास है कि मिरामासा सिर्फ एक लो ग्रेड रेलिक थी, लेकिन फिर भी उसे अपने आदेश मनवाने की कोशिश में उसका पूरा हाथ लगभग जल ही गया था। उसके मुकाबले बुक ऑफ प्रोफेसीज एक पूरी तरह से अलग लेवल पर है। अगर उसने इस तरह के एस ग्रेड रेलिक पर डोमिनेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे पक्का यकीन है कि उसका बैकलैश शायद उसे उसी जगह मार गिराने के लिए काफी होगा। फिर थोड़ी देर बाद सेयो खड़ा होता है और अपनी तलवार बाहर निकालता है। यूका तुरंत ये मान लेती है कि वो उसे मारने वाला है, इसलिए वो हताश होकर उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगती है कि वो उसके कितने काम आ सकती है। वो उसे बताती है कि वो बुक ऑफ प्रोफेसीज के साथ उसकी मदद कर सकती है और उसे जिंदा रखने में उसे रास्ते से हटाने की तुलना में कहीं ज्यादा फायदा होगा। लेकिन सेयो उसे बताता है कि वो पूरी तरह से गलत सोच रही है। बिना एक भी शब्द और बोले वो अपनी तलवार चलाता है और बुक ऑफ प्रोफेसीज को नष्ट कर देता है, जिससे एक छोटा सा धमाका होता है। जैसे ही रेलिक नष्ट होता है, यूका अचानक अपनी चेतना खो देती है। जब वो बेहोश होकर गिरती है तो सेयो धीरे से कहता है कि वो ये सब उसी की भलाई के लिए कर रहा है। तभी उसका सिस्टम चमकता है और उसे बताता है कि उसने बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स कमा लिए हैं। इससे पहले कि वो इसके बारे में ज्यादा सोच पाता, सैनिकों का एक ग्रुप अचानक बुक ऑफ प्रोफेसीज की तलाश में इमारत के अंदर घुस आता है। लेकिन सेयो शांति से उनसे कहता है कि उन्हें बहुत देर हो चुकी है। वो बस नष्ट हो चुके रेलिक की तरफ इशारा करता है और उन्हें दिखाता है कि किताब पहले ही टुकड़ों में बदल चुकी है। सैनिक तुरंत अपना आपा खो बैठते हैं और सेयो पर गोलियां चलाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन सेयो बहुत ही आराम से मोरी के हाथ में एक जिलेटिन रेलिक उछाल देता है। वो रेलिक तुरंत हर इंसान के पसंदीदा खाने की महक छोड़ता है, जिससे वो महक सूंघने वाला हर इंसान सम्मोहन जैसी स्थिति में चला जाता है। हर एक सैनिक को वो महक आ जाती है। कुछ ही पलों बाद वे सभी चावल के केक के एक काल्पनिक कटोरे के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब उनका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है तो सेयो चुपचाप वहां से खिसक लेता है। जब तक सैनिक अपने होश में वापस आते हैं, सेयो पहले से ही लास वेगस की फ्लाइट में बैठ चुका होता है। फ्लाइट के दौरान सेयो उस घटना के बारे में सोचता है जिसे महान टुम्बिफिकेशन के रूप में जाना जाता था। बहुत पहले पूरी दुनिया एक विशाल टूम निगल गई थी। वही घटना थी जिसकी वजह से रेलिक्स पहली बार पूरी दुनिया में फैले थे। सेयो को लेजेंडरी अंडरग्राउंड गार्डन ऑफ ग्रीड के बारे में सुनना भी याद आता है और उसे यकीन है कि ये लास वेगस में होने वाली माइडस ऑक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। लास वेगस पहुंचने के कुछ ही देर बाद सेयो अपने पार्टनर से मिलता है। वे दोनों मिलकर ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों की लिस्ट देखना शुरू करते हैं। सेयो जिस इंसान को ढूंढ रहा है उसका नाम ओगावारा टीज है और उसे लगभग यकीन है कि ओगावारा वहां जरूर आएगा। सेयो फिर उन रेलिक्स की लिस्ट देखता है जिनकी नीलामी होने वाली है।
लेकिन वो तब हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि उनमें से एक भी गॉड ग्रेड रेलिक नहीं है। ये बात उसे तुरंत कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि भविष्यवाणी ने साफ तौर पर इशारा किया था कि कोई बहुत ज्यादा कीमती चीज वहां दिखाई देगी। फिर भी सेयो फैसला करता है कि वो ऑक्शन में जरूर हिस्सा लेगा। उसका साथी तुरंत उसे याद दिलाता है कि बोली 1 बिलियन से शुरू होती है और जाहिर तौर पर सेयो के पास उतना पैसा नहीं है। सेयो ये बात पहले से जानता है, लेकिन वो बस नुआरू को याद दिलाता है कि वे लास वेगस में हैं। जहां तक उसका सवाल है, वहां अभी भी बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है जो बस लिए जाने का इंतजार कर रहा है। उसी समय नीलामी शुरू होने से पहले एक रहस्यमयी बिजनेसमैन को एक फोन कॉल आता है जो उसे बताता है कि सेयो ने अकेले ही बुक ऑफ प्रोफेसीज को नष्ट कर दिया है। फोन करने वाला पूछता है कि क्या उन्हें सेयो को ढूंढकर उसके किए की सजा देने के लिए उसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो बिजनेसमैन तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है। सेयो को मारने के बजाय वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। उसका मानना है कि अगर वे सेयो को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे तो वो एक बेहद कीमती साथी बन सकता है। इस बीच सेयो पहले से ही कसीनो के अंदर मौजूद होता है। कुछ ही देर में वो लगातार कई जैकपॉट जीतकर एक बहुत बड़ी भीड़ खींच लेता है। उसकी ये अविश्वसनीय जीत की लकीर तेजी से कसीनो स्टाफ का ध्यान अपनी ओर खींचती है, जिन्हें शक होने लगता है कि वो शायद कोई चीटिंग कर रहा है। कसीनो के अधिकारी सेयो को रोकते हैं और किसी भी संदिग्ध चीज के लिए उसके सभी सामानों की पूरी तरह से जांच करते हैं, लेकिन उन्हें जो एकमात्र अजीब चीज मिलती है वो बस एक साधारण सी कीचेन होती है। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो कीचेन असल में सेयो की गोल्डन एक्स है, जिसे कीचेन के रूप में छिपाया गया है। सेयो चुपके से धन को अपनी ओर खींचने की इसकी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो बिना ज्यादा शक पैदा किए एक के बाद एक जैकपॉट जीतता चला गया। ठीक उसी वक्त वो रहस्यमयी बिजनेसमैन अचानक कसीनो में आ जाता है। जैसे ही सेयो उसे देखता है, वो तुरंत उसे तकुया के रूप में पहचान लेता है। सेयो जानता है कि अगर तकुया जैसा इंसान खुद यहाँ आया है तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। थोड़ी देर बाद सेयो को आखिरकार अपना पुराना बॉस टीजुन दिखाई देता है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, सेयो का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो उसे घूरने लगता है, लेकिन टीजुन बस उसके पास से गुजर जाता है क्योंकि वे दोनों अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं मिले थे। सेयो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। उसे यकीन है कि रात खत्म होने से पहले वो हर कीमती रेलिक अपने नाम करके ही यहाँ से जाएगा। लेकिन तभी नोआरू अचानक उसे अलर्ट करता है कि वो जो बैग ले जा रहा है वो बहुत जोर से हिल रहा है। सेयो तुरंत उसे खोलता है और देखता है कि सिल्वर एक्स पैनिक में पागलों की तरह कांप रही है। सेयो तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है। सिल्वर एक्स केवल तभी इस तरह का रिएक्शन देती है जब आसपास मौजूद दुश्मन किसी के पैसे को निशाना बना रहे हों। इसका मतलब है कि आसपास कहीं कोई खतरनाक लोग मौजूद हैं जिनकी नजरें पहले से ही उस पर टिकी हैं। सेयो ये पता लगाने की कोशिश में तेजी से कसीनो के चारों ओर देखता है कि खतरा कहां से आ रहा है। तभी वो देखता है कि कसीनो में हर जगह लोग अचानक पूरी तरह से अलग अलग कारणों से पैनिक करने लगे हैं। हर किसी के अजीब रिएक्शन देखकर सेयो सोचने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक उसी वक्त एक बहुत ही सुंदर सुनहरे बालों वाली लड़की कमरे में आती है और जैसे ही सेयो उसे देखता है, वो तुरंत उसे हिल्टन परिवार की बेटी आयरीन के रूप में पहचान लेता है। उसकी पिछली जिंदगी में आयरीन उन चंद लोगों में से एक थी जिनके पास अविश्वसनीय रूप से भयानक पावर थी। उसे क्वीन ऑफ बैंक्रप्सी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि जो भी उसके करीब रहता था अंततः उसका सामना भयानक दुर्भाग्य से होता था। ये याद आते ही सेयो को पता चल जाता है कि सबसे समझदारी का काम यही है कि वो उससे जितना हो सके दूर रहे। सेयो तुरंत पीछे मुड़ता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरीन उसे तुरंत देख लेती है और सीधे उसकी तरफ चलने लगती है। सेयो अपने कदम तेज कर देता है और उम्मीद करता है कि आयरीन के पास पहुंचने से पहले ही वो बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे अचानक करंट का झटका लगता है। उसी समय उसका सिस्टम सामने आता है और उसे बताता है कि दरवाजे से एक अशुभ ऑरा आ रहा है। इससे पहले कि सेयो कुछ कर पाता, आयरीन उस तक पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बहुत ही विनम्रता से उससे कहती है कि वह उससे एक मदद मांगना चाहती है। जैसे ही वो उसे छूती है, सेयो देखता है कि आयरीन के भयानक दुर्भाग्य के कारण उसके स्टैट्स खतरनाक रूप से तेजी से गिरने लगते हैं। सेयो तुरंत उसका हाथ झटकता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। आयरीन पूछती है कि क्या वो वही इंसान है जो लगातार कई जैकपॉट जीत रहा है। वो कहती है कि वह उसे देख रही है और उसकी इस अविश्वसनीय किस्मत के पीछे का राज जानना चाहती है। सेयो तुरंत इस बारे में कुछ भी जानने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उसके साथी अचानक बातचीत के बीच में कूद पड़ते हैं। वे सेयो से कहते हैं कि वह एक सुंदर लड़की से बात करने का इतना बढ़िया मौका बर्बाद ना करे। सनवू तुरंत आगे बढ़ता है और आयरीन से उसका नंबर मांगने की कोशिश करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, आयरीन का दुर्भाग्य एक्टिवेट हो जाता है। कुछ ही सेकंड के अंदर उनके आसपास मौजूद हर इंसान अचानक एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ जाता है। सेयो तुरंत उस दुर्भाग्य के उस तक पहुंचने से पहले वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधे उस बंद दरवाजे से जा टकराता है। उसे फंसा हुआ देखकर आयरीन उसके पास आती है और माफी मांगती है। वो समझाती है कि उसे पहले से ही पता है कि जो कोई भी उसके
करीब आता है उसे अंततः भयानक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। यही वो कारण था जिसकी वजह से वो सेयो का राज जानना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि अगर वो उसे सीख सके तो शायद वो आखिरकार कोई ऐसा इंसान बन सके जो लोगों के लिए दुर्भाग्य के बजाय खुशियां लाए। सेयो आयरीन की मासूम आंखों में देखता है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो वही इंसान है जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में जानता था। उस वक्त वो क्रूर, बेदिल और हर किसी के लिए डर का कारण थी। उसके सामने खड़ी ये सौम्य लड़की उससे ज्यादा अलग नहीं हो सकती थी। तभी सेयो का सिस्टम अचानक फिर से सामने आता है। ये उसे बताता है कि उसकी टॉलरेंस स्किल एक्टिवेट हो गई है, जिससे दुश्मन के रेलिक्स का असर आधा हो गया है। सेयो को तुरंत एहसास होता है कि ये वही स्किल है जो उसे पहले उस गोली के आकार के रेलिक को खाने के बाद मिली थी। जैसे ही उसे समझ आता है कि ये कैसे काम करता है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे अब आयरीन से दूर भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका दुर्भाग्य अब उस पर उतना असर नहीं करता। असल में सेयो को एहसास होता है कि आयरीन के करीब रहना शायद उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसका दुर्भाग्य उनके आसपास के बाकी सभी लोगों की किस्मत को कम कर देगा, जिससे उसे और भी बड़ा फायदा मिलेगा। ये सोचकर सेयो आयरीन से उसके साथ ऑक्शन हॉल में चलने के लिए कहता है। जब तक वे वहां पहुंचते हैं, सेयो नोटिस करता है कि दर्शक पहले ही लगभग 2/3 कम हो चुके हैं, क्योंकि वे आयरीन का भयानक दुर्भाग्य झेल नहीं पाए थे। वो यहाँ तक कि सुनता है कि चुन की कंपनी में अचानक आग लग गई है। फिर भी चुन अभी भी नीलामी में मौजूद है, जो सेयो को ये बता देता है कि आज बिकने वाले रेलिक्स बाहर होने वाली किसी भी चीज से कहीं ज्यादा कीमती होने चाहिए। नीलामी शुरू होने का इंतजार करते हुए सेयो इस बारे में सोचता है कि आयरीन सच में कितनी दयालु है। उसे एहसास होता है कि उसकी पिछली जिंदगी में आयरीन के क्वीन ऑफ बैंक्रप्सी बनने का एकमात्र कारण यही था कि उसके रेलिक ने पूरी तरह से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी को एक क्रूर इंसान में बदल दिया था। कुछ ही पल बाद आयरीन सेयो को उसे कसीनो घुमाने के लिए तैयार होने का शुक्रिया कहती है। सेयो बस मुस्कुराता है और उससे कहता है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये प्यारे शब्द सुनकर आयरीन सच में खुश हो जाती है। जैसे ही उसका मूड बेहतर होता है, जमीन अचानक कांपने लगती है। सेयो का सिस्टम उसे तुरंत चेतावनी देता है कि आयरीन जितनी खुश होगी, उसके रेलिक की ताकत उतनी ही बढ़ेगी, जिससे उसके आसपास के सभी लोगों के लिए और भी बड़ा दुर्भाग्य पैदा होगा। भूकंप कई पलों तक जारी रहता है और आखिरकार आयरीन के शांत होने के बाद ही रुकता है। सेयो बहुत प्यार से आयरीन से कहता है कि वो अपने दुर्भाग्य के लिए खुद को दोष ना दे। वो कहता है कि शायद एक दिन वो कोई ऐसा इंसान बन जाए जो लोगों के लिए दुख के बजाय खुशियां लेकर आए। सेयो काफी देर तक आयरीन से बात करता रहता है और उसे ऐसा महसूस कराता है जैसे उसकी समस्या का समाधान करना बहुत ही आसान होगा। नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होने तक लगभग हर प्रतिभागी भारी दुर्भाग्य के कारण पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका होता है। लोग स्टेज पर आने वाले लगभग हर रेलिक के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें लगातार बढ़ती ही जाती। लेकिन टीजून की डोमिनेंस एबिलिटी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साबित होती है। वो आयरीन के रेलिक से ज्यादातर बेअसर रहता है और कई महत्वपूर्ण बोलियां जीतने में कामयाब हो जाता है। जब भी टीजून किसी बेकार से दिखने वाले जंक रेलिक में दिलचस्पी दिखाता, सेयो जानबूझकर बोली की कीमत बढ़ा देता है। उसे पता होता है कि टीजून कभी भी किसी ऐसी चीज पर पैसा बर्बाद नहीं करेगा जब तक कि उसमें कोई छिपा हुआ मूल्य ना हो। कुछ समय बाद सेयो कई कीमती रेलिक्स को अपनी लिस्ट से काटने में कामयाब हो जाता है। फिर भी भविष्यवाणी में बताए गए गॉड ग्रेड रेलिक का अभी तक कोई नामो निशान नहीं होता, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या भविष्यवाणी किसी तरह गलत थी। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। नीलामकर्ता अचानक मिस्टीरियस आलमंड ट्री सैपलिंग नाम के एक खास रेलिक की घोषणा करता है। ये शब्द सुनते ही सेयो की आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि जिसे आलमंड ट्री सैपलिंग कहा जा रहा है, वो असल में लेजेंडरी ट्री ऑफ इटर्नल लाइफ है। सेयो बोली लगाने के लिए अपना हाथ उठाता है और टीजून तुरंत उसकी बराबरी करने के लिए अपना हाथ उठा देता है। ये बात सेयो को यकीन दिलाने के लिए काफी होती है कि टीजून शायद जानता है कि ट्री ऑफ लाइफ असल में क्या है। बहुत पहले प्राचीन दालिया साम्राज्य पर राज करने वाला एक लेजेंडरी सम्राट अमरता पाने के लिए पागल हो गया था। उसने ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में कई साल बिता दिए, इस उम्मीद में कि वो उसे हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। सेयो के समय में पीछे जाने से पहले रेलिक के जहर ने उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसे जिंदा रखने वाली एकमात्र चीज ट्री ऑफ लाइफ का फल था, लेकिन वो फल टीजून के पास था, जिसकी वजह से सेयो के पास जिंदा रहने के लिए उसके सारे गंदे काम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब जब उसे दूसरा मौका मिला है तो सेयो जानता है कि वो टीजून को फिर से ट्री ऑफ लाइफ हासिल नहीं करने दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे फिर से उसी भयानक भविष्य का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सेयो का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है जब नीलामकर्ता ये घोषणा करता है कि ट्री ऑफ लाइफ को बड़े पैमाने पर बस एक ऐसी दवा के रूप में जाना जाता है जो पुरुषों की क्षमता में सुधार करती है। ये सुनकर भीड़ तुरंत उत्साहित हो जाती है। माहौल का फायदा उठाते हुए नीलामकर्ता बोली $2 लाख से शुरू करता है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए टीजून $10 मिलियन की बोली लगाकर हर किसी को चौंका देता है। इतने बड़े नंबर को सुनकर पूरे कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही और अमीर लोग इसमें शामिल होने का फैसला करते हैं, कीमत
लगातार ऊपर और ऊपर चढ़ती जाती है जब तक कि मौजूदा बोली $50 मिलियन तक नहीं पहुंच जाती। इतने बड़े नंबर सुनकर सेयो थोड़ा कांपने लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बोली इस हद तक पहुंच जाएगी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के टीजुन कीमत एक बार फिर से बढ़ा देता है और $100 मिलियन की बोली लगाता है। थोड़ी देर की शांति के बाद बाकी कोई भी इंसान जवाब नहीं देता। ये देखकर कि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, नीला मकरता नीलामी को बंद करने और टीजुन को $100 मिलियन में ट्री ऑफ लाइफ बेचने की तैयारी करता है। इससे ठीक पहले कि हथौड़ा नीचे गिरे, सेयो चुपचाप आयरीन को इशारा करता है। वो शांति से अपना हाथ उठाती है और $150 मिलियन की एक नई बोली लगाती है। पूरा कमरा अवाक रह जाता है, यहाँ तक कि टीजुन भी पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई अनजान इंसान अचानक कीमत को इतना ज्यादा बढ़ा देगा। हार मानने से इनकार करते हुए टीजुन हताश होकर बोली को $160 मिलियन तक बढ़ा देता है। इसके बाद उसके और आयरीन के बीच एक भयंकर बोली की जंग छिड़ जाती है। जैसे जैसे कीमत लगातार ऊंची होती जाती है, आखिरकार आयरीन एक अविश्वसनीय $300 मिलियन तक की बोली लगा देती है। ठीक जब टीजुन एक और ऑफर देने वाला होता है, उसका असिस्टेंट जल्दी से उसे रोक देता है। वो उसे समझाता है कि उसके खिलाफ बोली लगाने वाली औरत बोल्टन परिवार की सबसे छोटी बेटी आयरीन है। जब बात पैसों की हो तो वो उसके साथ किसी भी हाल में मुकाबला नहीं कर सकता। टीजुन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस ट्री ऑफ लाइफ जीतने के लिए अपनी पूरी संपत्ति जोखिम में डालने के लिए तैयार रहता है। फिर भी उसका असिस्टेंट उसे फिजिकली पकड़कर एक और बोली लगाने से रोक देता है, जिससे आयरीन नीलामी की विजेता बन जाती है। नीलामी खत्म होने के बाद एक अटेंडेंट आयरीन को बताता है कि वे उसके लिए ट्री ऑफ लाइफ तैयार करना शुरू कर देंगे। सेयो नीलामी जीतने में मदद करने के लिए आयरीन का दिल से शुक्रिया अदा करता है। हालांकि वो ये मानता है कि उसे इस बात का थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है कि उसे इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ा। आयरीन बस इतना कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्री ऑफ लाइफ खरीदने से उसकी परेशानी हल हो सकती है तो पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो फिर पूछती है कि क्या उसे कोई ऐसी चीज मिली है जो उसके भयानक दुर्भाग्य को दूर कर सके, शायद कोई खास ताबीज या किसी तरह का रेलिक। सेयो उसे बताता है कि असली समाधान उस अजीब चीज से छुटकारा पाना है जो इस पूरे समय उसके पीछे पीछे घूम रही है। सेयो अंदर ही अंदर पहले से जानता है कि वो चीज असल में क्या है। आयरीन को बस रेलिक ऑफ बैंक्रप्सी को फेंकना है और उसका दुर्भाग्य उसके साथ ही गायब हो जाएगा। उसकी समस्या हल होने से सेयो का भी फायदा है क्योंकि वो अंत में उस रेलिक को अपने नाम कर सकेगा। ये एकदम परफेक्ट आउटकम है क्योंकि ये उसे एक तीर से 2 निशाने लगाने का मौका देता है। सेयो पूरी तरह से शॉक रह जाता है जब आयरीन उसे बताती है कि उसके पीछे कोई भी नहीं घूम रहा है। कुछ पल सोचने के बाद वो उससे एक अलग सवाल पूछता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या उसके शरीर पर कहीं अचानक कोई अजीब सा टैटू उभरा है। जैसे ही सेयो आयरीन का रिएक्शन देखता है, उसे एहसास होता है कि वो सही था। उस तरह का टैटू बाउंड रेलिक का साफ संकेत होता है। सेयो को तुरंत यूका के हाथ का वो टैटू याद आता है। वो निशान उस कॉन्ट्रैक्ट का सबूत था जिसने उसे फ्यूचर गाइड का मालिक बना दिया था। कंज्यूमेबल रेलिक्स के विपरीत बाउंड रेलिक्स का इस्तेमाल केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वे जुड़े हुए हैं। कोई और उनकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आयरीन फिर सेयो को उस अजीब टैटू की कई तस्वीरें दिखाती है। जैसे ही वो उन्हें देखता है, वो तुरंत पहचान लेता है कि वे क्या हैं। ये निशान एक पैरासाइट रेलिक के होते हैं जो कि रेलिक का एक बेहद दुर्लभ प्रकार है जो अपने मालिक को इन्फेक्ट करता है और उनके शरीर का हिस्सा बन जाता है। ये एहसास होने पर सेयो समझ जाता है कि आयरीन से वो रेलिक लेना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने शुरू में सोचा था। इस बात पर जोर देने के बजाय सेयो आयरीन से कहता है कि उन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए और कोई दूसरा समाधान खोजना चाहिए। वो उसे अपना फोन नंबर देता है और वादा करता है कि वो गायब नहीं होगा या उसे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा। आयरीन ये सुनकर राहत महसूस करती है और खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेती है। हालांकि अंदर ही अंदर सेयो का उसके करीब रहने का एक बिल्कुल ही अलग कारण होता है। अगर वो रेलिक की ताकत को अपने लिए नहीं चुरा सकता तो दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि वो रेलिक और उसके मालिक को अपने जितना करीब हो सके उतना करीब रखे। इस बात को किनारे रखते हुए एक अटेंडेंट ट्री ऑफ लाइफ और जीतने वाली बोली में शामिल बाकी सभी चीजें लेकर पहुंचता है। अटेंडेंट पूछता है कि क्या सेयो को सब कुछ बाहर ले जाने में मदद चाहिए, लेकिन सेयो विनम्रता से मना कर देता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसकी मदद करने के लिए पहले से ही कोई मौजूद है। सेयो अराई को बुलाता है और उम्मीद करता है कि वो तुरंत जवाब देगा, लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। उसी पल सेयो को पहले से ही पता चल जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। सीन फिर ई और उसके ग्रुप पर शिफ्ट होता है जो सेयो के पैसों से भरे कई डफेल बैग लेकर सड़कों पर भाग रहे होते हैं। उनका प्लान बहुत ही सीधा होता है। वे सेयो को कुछ भी समझ आने से पहले ही शहर छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें बाद में कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक जब उन्हें लगता है कि वे बच निकले हैं, एक सिल्वर एक्स अचानक उड़ती हुई सीधी ए के चेहरे की तरफ आती है। यह बस कुछ ही इंच से चूक जाती है और उसके पास ही जमीन में धंस जाती है। आई डर के मारे जम जाता है जब सीओ शांति से अंधेरे से बाहर आता है और पूछता है कि उनकी उसके पैसे चुराने की हिम्मत कैसे हुई। अराई समझ नहीं पाता कि सीओ इतनी जल्दी उन्हें ढूंढने में कैसे कामयाब रहा।
सीओ कैजुअली समझाता है कि खुद सिल्वर एक्स ही उसे सीधे उनकी लोकेशन तक लेकर आई। अब जब उसने उन्हें ढूंढ लिया है तो वो वादा करता है कि वो हर एक को उसे धोखा देने की कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। सीओ फिर एक अजीब सा पुमी स्टोन निकालता है और उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है। वो रेलिक तुरंत उसके पीछे एक विशाल पत्थर का खंभा खड़ा कर देता है। वो समझाता है कि ये एक प्राचीन रेलिक है जो दुश्मनों के हमलों को रोकने के लिए मशहूर है और उसने इसे आज ही की नीलामी में जीता है। चूंकि उसे ये कुछ ही देर पहले मिला है, इसलिए ये टेस्ट करने का एकदम सही मौका है कि ये असल में क्या कर सकता है। सीओ के अनुसार ये रेलिक सिर्फ हमलों को रोकता ही नहीं है, बल्कि ये किसी इंसान की भविष्य की हरकतों को भी भांप सकता है और उन्हें ऐसा करने से पहले ही सजा दे सकता है। जैसे ही वो इसकी क्षमता को एक्टिवेट करता है, अराई और उसकी टीम के हर मेंबर को अचानक अपनी कलाइयों पर भारी हथकड़ियां कसी हुई महसूस होती हैं। ये धोखे की हथकड़ियां हैं। कुछ सेकंड बाद ये हथकड़ियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं, जिससे आई और बाकी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। सीओ फिर उन्हें समझाता है कि अब वे हमीरा रॉबी के कोड से बंधे हुए हैं। जब तक वे वफादार रहेंगे उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिस पल वे उसे फिर से धोखा देने के बारे में सोचेंगे भी, उनके शरीर तुरंत टुकड़ों में कट जाएंगे। ये सुनकर आई और उसके दो चमचे जल्दी से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। सीओ फिर उन्हें अपने घर ले जाता है और उनसे कहता है कि उनका काम ट्री ऑफ लाइफ से फल तोड़ना है। बिना कोई समय बर्बाद किए वे तीनों काम में लग जाते हैं। शुरू में रेलिक शिकायत करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे ये अच्छा लगने लगता है क्योंकि उनके हाथ बहुत ही सौम्य होते हैं। सीओ ये देखकर हैरान रह जाता है और अंदाजा लगाता है कि जरूर उनका इस रेलिक के साथ बहुत मजबूत कनेक्शन होगा। उसे पिछली रात खुद ट्री ऑफ लाइफ को बांधने की कोशिश करना याद आता है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया था। तभी सीओ को एक जाने पहचाने नंबर से फोन आता है। ये टी जून होता है। टी जून सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि वो उस ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बात करना चाहता है जो अब सीओ के पास है, लेकिन सीओ तुरंत उसे चुप करा देता है और कहता है कि उसे कुछ भी बात नहीं करनी है और फोन काट देता है। इस वजह से टी जून थोड़ा चिढ़ जाता है। उसका असिस्टेंट फिर पास आता है और उससे चिंता ना करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर टी जून उसे कंपनी के रेलिक्स इस्तेमाल करने की अनुमति दे दे तो वो बिना किसी परेशानी के ट्री ऑफ लाइफ वापस ला सकेगा। उसी रात बाद में सीओ एक बार में अकेला बैठा होता है और कुछ दिन पहले के बारे में सोचता है जब सिल्वर एक्स ने उसे एक चेतावनी दी थी। उस चेतावनी का मतलब था कि टी जून ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक सीओ को उसका कोई नामो निशान नहीं दिखा था। कुछ ही पल बाद टी जून का असिस्टेंट टकुया बार में घुसता है। उसे देखकर सीओ को एहसास होता है कि वे जरूर उसे बहुत हल्के में ले रहे होंगे जो उन्होंने सिर्फ टकुया को भेजा। टकुया सीओ को आवाज लगाता है, लेकिन सीओ उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। जब टकुया कुछ देर तक उसका नाम पुकारता रहता है तो सीओ अचानक पीछे मुड़ता है और सीधे टकुया के पेट में अपनी कोहनी मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। इस हमले से टकुया आग बबूला हो जाता है। सीओ का सिस्टम उसे तुरंत बताता है कि टकुया अपना आपा पूरी तरह खो चुका है, जिससे उसका डोमिनेंस कमजोर हो गया है। सीओ बिल्कुल यही चाहता था। उसे पता था कि टकुया की रेलिक एबिलिटी बहुत हद तक शांत रहने और अपना डोमिनेंस बनाए रखने पर निर्भर करती है। अब जब उसका आपा खो चुका है तो वो अस्थायी रूप से रेलिक्स इस्तेमाल करने की क्षमता खो देता है। सीओ उसका मजाक उड़ाता रहता है, जिससे टकुया और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। खुद को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से टकुया सीधे सीओ की तरफ दौड़ता है और एक पॉइजन रेलिक एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सीओ अपनी जगह से हिलता तक नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। जहर कभी बाहर आता ही नहीं है। सीओ बस टकुया को सिर से पकड़ता है और उसका चेहरा सीधे काउंटर पर दे मारता है और उसे याद दिलाता है कि एक बार उसका डोमिनेंस कमजोर हो जाए तो वो रेलिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। टकुया मुड़कर सीओ को देखता है और पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि उसे रेलिक्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। बिना एक भी शब्द बोले सीओ वो रेलिक उठाता है और अपने भारी डोमिनेंस का इस्तेमाल करके उसे आसानी से काबू में कर लेता है। एक बार जब रेलिक उसके सामने झुक जाता है तो सीओ उसका पाउडर टकुया की पीठ पर उड़ेल देता है। ये रेलिक असल में एक बहुत ही खतरनाक बाउंड रेलिक है, जिसे मूल रूप से अफ्रीका में गुलामों के बीच बनाया गया था। जो कोई भी इस पाउडर को छूता है या यहाँ तक कि सांस के साथ इसे अंदर लेता है, वो अस्थायी रूप से अपना दिमाग खो बैठता है और बिना किसी इच्छा के एक जॉम्बी बन जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, टकुया के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। उसे बिना दिमाग वाले जॉम्बी में बदलते देख सीओ सोचता है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए ट्यून के प्लान्स को धीमा करने के लिए इतना काफी होना चाहिए। अगले दिन टकुया को ट्यून के मुख्यालय में एक डिटेंशन रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। एक पूरा दिन बीत जाने के बाद भी वो अभी भी एक बेदिमाग जॉम्बी की तरह इधर उधर भटक रहा होता है। कई एजेंट्स ट्यून से पूछते हैं कि उन्हें टकुया के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन ट्यून को उसकी हालत की कोई परवाह नहीं होती। वो उनसे टकुया को भूलने और उन सभी रेलिक्स को वापस लाने पर फोकस करने के लिए कहता है जो उसके पास होने चाहिए थे। एजेंट्स घबराते हुए समझाते हैं कि जब टकुया को हिरासत में लिया गया था तो उन्हें उसके पास एक भी रेलिक नहीं मिला। ये सुनकर ट्यून और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये जानकर कि रेलिक्स और उसका एजेंट दोनों बेकार हो गए हैं, वो तुरंत अपने आदमियों को जितनी जल्दी हो सके अपने वकील मसाको से संपर्क करने का आदेश देता है। अगले दिन
सीईओ अराई और अपने बाकी चमचों के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। उनके पास मौजूद ज्यादातर सामान उन कीमती रेलिक्स से भरा होता है जिन्हें सीईओ अब तक इकट्ठा करने में कामयाब रहा है। उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उसे देखकर सीईओ को पूरा यकीन है कि ये रेलिक्स उसे भविष्य में और भी ज्यादा पावरफुल रेलिक्स हासिल करने में मदद करेंगे। ठीक उसके अपनी फ्लाइट में चढ़ने से पहले ट्यून की वकील मासाको अचानक सामने आ जाती है और उससे बात करने के लिए कहती है। इस मीटिंग की वजह से सीईओ अपनी पूरी फ्लाइट ही मिस कर देता है। मासाको समझाती है कि वो यहाँ ट्यून की तरफ से सीईओ को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने आई है। इस डील के मुताबिक सीईओ को तुरंत $100 मिलियन का भुगतान मिलेगा। उसके बाद उसे एक अच्छी खासी मंथली सैलरी मिलती रहेगी और ट्यून वादा करता है कि कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देगा। बदले में सीईओ को बस इतना करना है कि वो ट्यून का गुलाम बन जाए और उसके संगठन के लिए काम करे। सीईओ बिना सोचे ही इस ऑफर को तुरंत ठुकरा देता है। वो सीधे मुंह इसे बस एक गुलाम का कॉन्ट्रैक्ट कहकर बुलाता है। मासाको फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती है और उसे चेतावनी देती है कि ट्यून से दुश्मनी मोल लेना एक बहुत ही भयानक आइडिया है, क्योंकि वो आसपास के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। शब्दों में जवाब देने के बजाय सीईओ ज़ॉम्बी पाउडर वाला रेलिक निकालता है और मासाको से कहता है कि चिंता उसे करनी चाहिए। मासाको पूरी तरह शांत रहती है क्योंकि उसे लगता है कि सीईओ सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। आखिर उसे नहीं लगता कि वो भरे हुए एयरपोर्ट के बीच में इतना खतरनाक रेलिक इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा, लेकिन अगले ही सेकंड सीईओ उसे गलत साबित कर देता है। जैसे ही वो हिलता है, मासाको तुरंत पीछे खिसकती है और सीधे उसकी तरफ एक पावरफुल पानी की तोप फायर कर देती है। सीईओ जल्दी से हमूराबी का पत्थर एक्टिवेट करता है और उस हमले को बहुत ही आसानी से रोक देता है। वो रेलिक तुरंत पानी की तोप को मासाको की तरफ वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो हमला सीधे अपने मालिक पर वापस जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। आसपास का हर इंसान उनके सामने चल रही इस लड़ाई को देखकर हैरान रह जाता है। यह लड़ाई इतनी खतरनाक लगती है कि लोग तुरंत अपने फोन निकालते हैं और जो कुछ भी वे देखते हैं उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। जब मिसाको वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रही होती है, सीईओ शांति से चलकर उसके पास जाता है और ज़ॉम्बी पाउडर उस पर उड़ेलने की तैयारी करता है। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी को टर्मिनल के अंदर एक नंगी औरत द्वारा लोगों को परेशान करने और हंगामा करने की कई रिपोर्ट्स मिलती हैं। उन रिपोर्ट से ही ये साफ हो जाता है कि सीईओ ने आखिरकार उस पर अपना रेलिक इस्तेमाल कर ही दिया। मासाको का रेलिक अपने नाम करने के बाद रहस्यमयी कौवा अचानक सीईओ से बात करता है और उसे चेतावनी देता है कि एक बहुत बड़ा खतरा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी बात सुनने के बजाय सीईओ फ्रस्ट्रेशन में हवा में मुक्के मारने लगता है, क्योंकि उसका उस कौवे से आदेश लेने का कोई इरादा नहीं है जिसने बिना कोई स्पष्ट किरण दिए उसे समय में पीछे भेज दिया था। ठीक तभी टी जून खुद उस कमरे में कदम रखता है। जैसे ही आई उसे देखता है, वो नर्वस हो जाता है और धीरे से पूछता है कि क्या वे सच में ठीक रहने वाले हैं। टी जून बहुत ही कैजुअली आई से अपना परिचय देता है, लेकिन इससे पहले कि आराई को जवाब देने का मौका भी मिले, टी जून अपना एक रेलिक एक्टिवेट कर देता है। पर्पल बिजली की एक लकीर तुरंत आई और उसके सभी चमचों पर एक ही समय पर गिरती है। जिस पल सीईओ टी जून के चेहरे का एक्सप्रेशन देखता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दोस्तों, टी जून के इस भयानक हमले के बाद सीईओ कैसे बचेगा, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। ऐसी एक घंटे की डिटेल वाली बड़ी वीडियोस बनाने में दिन रात की बहुत मेहनत लगती है। आंखें और दिमाग पूरी तरह थक जाते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।